नमस्कार दोस्तों। सफल लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन पिछले कुछ सालों की राजनीति को देखा जाए तो देश से मजबूत विपक्ष धराशायी हो चुका है। यानी देश में या तो विपक्ष है ही नहीं या आखिरी सांसें गिन रहा है। क्लिक इंडिया के सीईओ समीर कुमार इसे वैकोम विपक्ष का नाम देते हैं। यानी देश की राजनीति में विपक्ष की जगह खाली है। तो सवाल ये उठता है कि देश में ये हालात पैदा कैसे हुए। सी राजगोपालाचारी और के मुंशी के दौर को याद कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये दिग्गज नेता नेहरू व पटेल के दाहिने हाथ थे। स्वाधीनता के बाद स्वतंत्र पार्टी के रूप में ये सबसे मजबूत विपक्ष बने और अपनी बात को देश को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। राजगोपालाचारी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नेहरू की पहली पसंद थे और मुंशी संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लेफ्टिनेंट। लेकिन जब मोदी 2014 में चुनाव जीते तो सोनिया या राहुल के दाहिने हाथ कौन थे, इस पर भी विचार करना चाहिए। और जो भी इनके सलाहकार थे, क्या वे पार्टी नेतृत्व को बता पाए कि कांग्रेस में बढ़ते परिवारवाद, भ्रष्टाचार या राज्य नियंत्रणवाद का आने वाले समय में विकल्प भी उभर सकता है, जो कि बीजेपी के रूप में उभरा भी। चलिए मान लेते हैं कि 2014 में चूक हो गई। कांग्रेस या उसके घटक दलों ने जनता के मूड को नहीं समझा, लेकिन 2019 में और क्या कांग्रेस या कथित विपक्ष या इंडी गठबंधन के पास इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि 2024 यानी इस साल मोदी के विजय रथ को रोक पाएगी या अपनी सरकार केंद्र में देख पाएगी? सर्वे तो मोदी सरकार को तीसरी बार केंद्र में दिखा रहे हैं। तो मान लिया जाए 2014 में जो वैकुम विपक्ष क्रिएट हुआ था वो 2019 में और प्रबल हो गया और 2024 में अगले कुछ सालों तक या कह सकते हैं कि 2034 तक रसातन में मिलाकर ही छोड़ेगा। 2014 में मोदी सरकार के बहुमत से चुन के आने के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को तो एहसास ही नहीं हुआ कि हुआ क्या। वो शॉक्ड थी। बाकी दलों को भी हवा नहीं लगी, क्योंकि चुनावी सर्वे से लेकर राजनीतिक पंडितों तक ने भी इस तरह के अनुमान नहीं लगाए थे कि बीजेपी बहुमत से चुनकर आएगी। दूसरी तरफ दशकों से केंद्र की सत्ता में बैठी कांग्रेस ने अपनी बेदखली को चुनौती की तरह नहीं बल्कि बदले के रूप में देखा और उसकी राजनीति यहाँ से बदले की भावना से चल पड़ी। हुआ क्या कि कांग्रेस या कहें कि यूपीए के घटक दलों के फैसले, उनके बयान को जनता सिरे से खारिज करती गई और यहीं से विपक्ष की जमीन खिसकती गई। वैकुम विपक्ष का असर धीरे धीरे ये राज्यों की तरफ बढ़ने लगा। कांग्रेस को जिन राज्यों में अन्य पार्टियां अनुसरण करती रहीं, चूंकि वे पहले से ही कांग्रेस के कदमों पर ही चलती रहीं, फलतः उनके राजनीतिक कदम भी कांग्रेस से जुदा नहीं रहे। परिणाम ये हुआ कि केंद्र की सत्ता में पैर जमा चुकी बीजेपी या मोदी सरकार 2019 के आते आते कई राज्यों में अपनी सरकारें बना ली। अब तक जनता के बीच मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ चुकी थी कि 2019 में एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से सत्तासीन हुई। इसके बाद राज्यों में बीजेपी ने अपना विजयी अभियान जारी रखा और हाल ये हुआ कि 2017 के समय तो भारत के 19-20 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी और अगर क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से देखें तो दिसंबर 2017 तक देश में बीजेपी का शासन 78% क्षेत्रफल पर और 69% आबादी पर था। मतलब केंद्र से लेकर राज्यों तक बीजेपी के चुनावी रथ ने उन सभी दलों को अपने चुनावी चक्कों से रौंदा, जिससे हालात यहाँ तक उपस्थित हो गए कि कुछ दलों से तो एक भी सांसद जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचे। केंद्र के बाद राज्यों में पार्टियों की हार का असर ये हुआ कि उन राज्यों से सांसदों को करारी शिकस्त मिलने लगी, जिससे विपक्ष को लेकर वैकुम क्रिएट होता गया। लेकिन वैकुम विपक्ष लोकतंत्र के लिए खुशी का विषय नहीं बल्कि चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि वह अपने सदस्यों के साथ साथ विपक्ष के सदस्यों में विश्वास जगाए। याद होगा आपको, जब भाजपा विपक्ष में थी तब कांग्रेस सरकार ने अटल जी को विदेश यात्रा पर भेजा था। सफल लोकतंत्र के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये देश के लिए भी जरूरी है कि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार का साथ दे। और ऐसा नहीं कि अगर आज वैकुम विपक्ष के हालात उपस्थित हो गए हैं तो इसके पीछे सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही जिम्मेदार हैं, बल्कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, जो विपक्ष को विकसित करने के स्थान पर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। आज जो कोशिश कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर खड़े होने की कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी नीतियों में खामियां हैं, जिसके कारण वो मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर नहीं आ पा रही है। आखिर आज़ादी के बाद कांग्रेस के विरोध में कोई विपक्ष क्यों नहीं खड़ा हो पाया? क्योंकि कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियां भारत की बहुसंख्यक जनता के हित में थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध विपक्ष खड़ा करने के कई प्रयास पूरी तरह असफल रहे। और आज यही स्थिति बीजेपी को लेकर है।
कांग्रेस सहित पूरा इंडी गठबंधन का कुनबा राममय भारत में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण कार्यक्रम पर नहीं आने को जनता ने हिंदुत्व के विरोध के रूप में देखा, जो वैकुंठ विपक्ष की पटकथा का एक पैराग्राफ तो तैयार कर ही चुका था। कांग्रेस की सहयोगी डीएमके द्वारा सनातन को गालियां देने का चलन पहले से था ही, जिसने आग में घी डालने का काम किया। आजादी के आंदोलन से समाजवाद और कई इस तरह के परिपक्व राजनीतिक विचार सामने आए। जब तक आजादी के रखवाले जिंदा रहे, ये विचार जिंदा रहे, लेकिन उसके बाद इन्हीं विचारों पर नए जमाने के नेताओं ने सवारी की, लेकिन विचार को त्याग दिया। इन नेताओं ने समझा कि पुश्तैनी है विचार, और उसे त्याग कर भी जनता को मूर्ख बनाकर आजीवन शासन करते रहेंगे। और इन नेताओं ने कई दशकों तक लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया, भी खुद को उनके वैचारिक उत्तराधिकार का सबसे बड़ा राजनीतिक दावेदार बताते रहे और सत्ता की मलाई चाटते रहे। बिहार यूपी में जिन नेताओं ने दशकों तक सत्ता सुख प्राप्त किया, तो इसी समाजवाद को मोहरा बनाया, लेकिन करोड़ों की हेराफेरी के बड़े से बड़े आरोप में आज भी ईडी सीबीआई के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। भ्रष्टाचार के शीर्ष महल में रहने वाले इन नेताओं का हास्य क्या हुआ? इनके एक भी सांसद आज लोकसभा में नहीं है, मतलब वैकुंठ विपक्ष के हालात खड़े हो गए। आपको याद होगा, स्वतंत्रता पार्टी अपने पहले आम चुनाव में ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ से आगे रही। लेकिन 1974 तक यह पार्टी गायब हो चुकी थी। किसान मजदूर पार्टी 2 साल के भीतर सोशलिस्ट पार्टी में विलीन हो गई। सोशलिस्ट पार्टी केवल 20 वर्ष टिक पाई, रिपब्लिक पार्टी के टुकड़ों में बिखर गई। ये पार्टियां कहीं न कहीं अपने शुरुआती विचारों पर टिक नहीं पाई, या कह सकते हैं कि भारत की जनता के नब्ज को समझ नहीं पाई, और यही कारण रहा, या तो वे खत्म हो गई, या किसी अन्य पार्टी में विलय कर गई, या फिर कई टुकड़ों में बिखर गई। आने वाले समय में कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही हो, तो इससे इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि वैकुंठ विपक्ष का अंत पार्टी के खात्मे पर ही जाकर रुकेगा, यही सत्य है। अब सवाल उठता है कि वैकुंठ विपक्ष के हालात क्यों हैं हमारे देश में? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इसके लिए कुछ तो विपक्षी पार्टियों की नीतियां जिम्मेदार हैं, और कुछ हद तक हमारा सिस्टम, जिसकी खामियों के कारण हमारा देश मजबूत विपक्षी पार्टियां और नेता तैयार करने में असमर्थ है। हमारे सिस्टम का ही दोष है कि यह विपक्षी दलों को किसी भी प्रकार की शक्तियां नहीं देता, क्योंकि हमारा सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि इन विपक्षी पार्टियों की उम्र लंबी न हो। हमारी संसदीय प्रणाली की बनावट ही ऐसी है कि विपक्ष हमेशा दंतहीन बना रहता है। विपक्षी सांसद भाषण दे सकता है, संसद में प्रश्न पूछ सकता है या बहिष्कार कर सकता है, लेकिन कोई कानून पास नहीं कर सकता, न किसी सरकारी कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है, और न ही कार्यकारी अधिकारियों या पदाधिकारियों पर उसका कोई वश चलता है। होता क्या है कि वो विपक्षी जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के बीच ही किसी काम का नहीं रहता, और अपना समर्थन जल्द ही खोने लगता है। इसका बहुत ही भयावह परिणाम होता है। महत्वाकांक्षी विपक्षी नेता सत्ताधारी पार्टी के साथ मोल भाव और सत्ता पाने के लिए अपना अपना दल बना लेते हैं। चूंकि हमारे यहाँ पार्टी पावर में होती है, एक सांसद नहीं, इसलिए विपक्ष टूटता चला जाता है, और परिणाम स्वरूप छोटी छोटी स्थानीय और क्षेत्रीय पार्टियों की मात्रा समय के साथ बढ़ती रहती है। सिस्टम का यह दोष है कि यह विपक्षी पार्टियों को वोट बैंकों और अतिवाद की ओर बढ़ने पर मजबूर करती है। जनता के बीच उनकी वैल्यू बनी रहे और वे टूटे नहीं, इसलिए पार्टियां एक विशेष वर्ग, जाति या धर्म का प्रतिनिधित्व करने लगती हैं, अनाप शनाप बयान देने लगती हैं। आज की तारीख में मुफ्त की रेवड़ी कल्चर इसी का परिणाम है। दूसरी बात कि हमारा सिस्टम विपक्षी दलों को अच्छे नेता सामने लाने या मजबूत संस्थाएं बनने में मदद नहीं करता। बड़ी पार्टियां सोची समझी रणनीति के तहत कमजोर नेता तैयार करती हैं और राजवंशों की तरह काम करती हैं। सिस्टम की एक खामी यह भी है कि इंग्लैंड के विपरीत भारत के विपक्ष को शैडो कैबिनेट की पेशकश या प्राइवेट मेंबर बिल पास करने के अवसर नहीं मिलते, इसलिए विपक्ष के पास एजेंडे का हमेशा अभाव रहता है। इसके सदस्य पार्टी के किराए के घोड़े बन जाते हैं, जो केवल उपद्रव करने में विश्वास रखते हैं। और हमारे सिस्टम का सबसे बुरा चेहरा ये भी है, जिसे आजकल देखा भी जा रहा है, यह सत्ताधारी दल को यह अनुमति देता है कि विपक्ष को डरा धमका लिया जाए। विपक्षी नेताओं के विरुद्ध ईडी, सीबीआई, टैक्स और सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल हमारे सिस्टम में सामान्य बात है। यह विपक्ष की साख को नुकसान पहुंचाता है और अच्छे लोगों को राजनीति से हटाकर या कह सकते हैं डराकर दूर भगा देता है। पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर वो सत्ता में है तो ये सबके ऊपर लागू होता है। भाजपा को अगर एक मजबूत पार्टी बनने में या सत्ता में आने में 60 साल लग गए, तो उसके पीछे विपक्ष को लेकर अधिकार या उपेक्षा ही जिम्मेदार है, जो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। राहुल गांधी की समझ को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, कई नामों से नवाज देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जितना सोच सकते हैं, जितना समझ सकते हैं,
उतना सोचते समझते हैं। हाँ, राजनीतिक विश्लेषक अगर उनकी रणनीति को लेकर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो वो अलग बात है। 2004 से वे राजनीति में लगभग सक्रिय हैं। जब पूरी तरह सक्रिय हुए तो पार्टी हारने लगी और सक्रिय होकर राहुल ने किया क्या? जी भरकर मोदी से लड़े, आरएसएस से लड़े, मोदी और आरएसएस के विरोध को ही अपना राजनीतिक मिशन बना लिया। हुआ क्या कि दोनों का जनता के बीच और अधिक प्रचार हुआ, लेकिन राहुल भूल गए जिस पार्टी में उन्हें कोई हटा नहीं सकता और न ही वे खुद से हट सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की नींव ही गांधी परिवार पर टिकी है और यही वैकुंठ विपक्ष को लेकर हालात पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ऐसे मुद्दों को लेकर चल रही है जो न सिर्फ अभी के लिए बल्कि दशकों के लिए मुद्दे हो सकते हैं और ये बहुसंख्यक जनता के मुद्दे हैं, तो वो कहीं न कहीं मजबूत सत्ता पक्ष के लिए एक आधार तैयार कर रही है। एक तरफ बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर, समान नागरिक संहिता और ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई लड़कर बहुसंख्यक जनता को भरोसे में ले रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है। राहुल किसे न्याय दिला रहे हैं और राहुल से न्याय मांग कौन रहा है, ये वही जाने। लेकिन आपको याद होगा पिछली बार वे भारत जोड़ो यात्रा पर थे, लेकिन बता नहीं पाए जो भारत कभी टूटा ही नहीं, उसे जोड़ने क्यों निकले थे। हुआ ये कि इधर राहुल भारत को जोड़ते रहे और उधर उनके विधायक टूटते रहे। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी शिकस्त को पूरे भारत ने देखा। तो सवाल ये उठता है कि वैकुंठ विपक्ष की नौबत क्यों ना है। वैकुंठ विपक्ष को लेकर अगर पार्टियां सतर्क नहीं हुई तो ये लंबे समय तक अस्थायी हो सकता है, क्योंकि एक तो ये पार्टियां उस सिस्टम में हैं जहां विपक्ष एक सांप की तरह है और दूसरे सभी को इस बात का इंतजार है कि मोदी हटे तो उनमें से कोई एक पीएम बने, और इधर मोदी तीसरी बार आने की प्लानिंग कर रहे हैं और मोदी के बाद योगी की डिमांड हो रही है सो एडवांस में। तो ये सोचना कि मोदी के बाद भाजपा कमजोर हो जाएगी, यही सोच विपक्ष के लिए वैकुंठ क्रिएट कर रहा है। आपको लगता है कि मोदी के 4 पिलर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, लाभार्थी और वित्तीय ताकत के बाद कुछ बचता है जो वोट बैंक के बाहर हो? यही है बीजेपी की चुनावी रणनीति या कार्य प्रणाली जो मोदी को देश के लिए जरूरत बना देती है। एक सबसे जरूरी बात जो कि कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता को समझना जरूरी है, या आखिर वे गांधी परिवार से हटकर कब पार्टी के लिए काम करना शुरू करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। राहुल गांधी द्वारा अध्यादेश फाड़कर किसका अपमान किया गया था? तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का सिर किसने नीचा किया था? राहुल गांधी के उस कृत्य को देश ने किस तरह लिया? क्या कभी गांधी खानदान के दुलारे को लेकर कोई सख्त हुआ? और अगर नहीं हुआ तो वैकुंठ विपक्ष पर हाय तौबा क्यों? आज कांग्रेस जिस तरह से सिमटती जा रही है उसके लिए बीजेपी का बढ़ता आकार दोषी नहीं है, बल्कि कांग्रेस की नीतियां दोषी है, परिवारवाद दोषी है, उसके बूढ़े और महत्वाकांक्षी नेता दोषी है जो मरते दम तक कांग्रेस में पद लोलुपता की फिराक में है। कांग्रेस को बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिंह और यशवंत सिन्हा से सीखना चाहिए, जिन्होंने युवा पीढ़ियों को मौका दिया और बीजेपी स्ट्रॉन्ग होती गई, जिसने वैकुंठ विपक्ष को जन्म दिया। कांग्रेस आत्मविश्वास के गंभीर संकट से गुजर रही है। आप देखिए कांग्रेस ने गठबंधन करके अपना क्या हाल बना रखा है। पार्टी कई राज्यों से आउट हो चुकी है और हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस को कोई 1 तो कोई 2 सीटें दे रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वैकुंठ विपक्ष के हालात क्रिएट हो चुके हैं। शाहीन बाग का मामला हो या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, बिल्किस बानो का मामला हो या उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या का मामला, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इसे देखना किसी भी पक्ष को अपना नहीं बना सकता। कांग्रेस पर ऐसा करने का आरोप लगता है और भाजपा उसे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में घेर लेती है। और बात इतनी ही नहीं है, कांग्रेस जनता को दशकों से जिस तरीके से कनेक्ट कर रही है आज भी वही तरीका अपना रही है, जबकि देश बदल गया है, हालात बदल गए हैं, लेकिन कांग्रेस वही पुरातन है। कांग्रेस को अपने भाषणों में गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बारे में बात करनी है तो बेशक करे, लेकिन कोशिश ये भी हो कि वो बताए कि उसके पास जनता की इन बड़ी समस्याओं के लिए क्या रणनीति है। लेकिन हाल के वर्षों में बयानबाजी कांग्रेस का नया अवतार है और वे भूल जाती है कि उसकी बयानबाजी उसे किस हद तक रसातल में पहुंचा चुकी है, जो सिर्फ वैकुंठ विपक्ष को जन्म देने वाला ही साबित हुआ है। आज जरूरत है वैकुंठ विपक्ष की जगह को भरने की, और ये तभी संभव है जब विपक्षी पार्टियां जनता को भरोसा दिला सकें और स्वहित से ऊपर उठकर जनहित के लिए संसद से वॉकआउट करना बंद करें। कांग्रेस के अध्यक्ष कुत्तों से अपने बूथ एजेंट की तुलना बंद करें और राहुल का कुत्ता अगर बिस्किट नहीं खा पा रहा है तो उसे अपने कार्यकर्ता को पकड़ाने की जगह वे उसे कहीं रख दें या फेंक दें, क्योंकि राहुल या खड़गे की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन वे ये न भूलें कि उनकी हर गतिविधि पब्लिक प्लेस पर हो रही है, वे जनता के बीच हैं और सत्ता पक्ष का कैमरा ऑन है, जिसने आज की तारीख में वैक्यूम विपक्ष के लिए उनको बाध्य कर दिया है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।